हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी एक क्लास हुई है फ्रेंड, तो ये रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं फ्रेंड। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल ज्वाइन करें, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें। आप ज्वाइन करते हैं, आपको एक क्लियर कट रोड मैप मिलता है जिससे आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाते हैं फ्रेंड। ज्वाइन करने पर देखो, दो तरह के कोर्स हैं, एक तो आपका आइकॉनिक है और एक आपका प्लस है। बट आइकॉनिक बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड आप। और सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें फ्रेंड। और मेरे बारे में फ्रेंड, तो मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। पिछले 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। एक बड़े सेगमेंट को लेता हूँ, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है एंड इकोनॉमी है, तो बड़े सेक्शन को प्रीलिम्स और मेंस के लिए लेता हूँ। और टेलीग्राम लिंक को आप सब्सक्राइब कर लें तो सारे नोट्स वगैरह, मेरे क्लास के सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। बहुत सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं फ्रेंड, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बेटर है। और जहाँ तक फीस की बात है फ्रेंड, तो ऑफलाइन से अगर कंपेयर करेंगे तो फीस बहुत कम है, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। प्लस की जो फी आपकी है, वन वन ईयर से, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर से, ये आपका डिस्प्ले कर रहा है ये फी। एंड मेरा कोड का यूज करें RKS10, तो आपको है सो इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 10% फ्रेंड। और उसी तरह से आपका आइकॉनिक है, आइकॉनिक में आपके यहाँ वे आपका 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है फ्रेंड। इसमें भी आपको बिल्कुल बेनिफिट हो जाएगा 10% का, मेरे कोड का इस्तेमाल करें। और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ऑप्शनल से ही आपका सिलेक्शन होता है फ्रेंड। तो ऑप्शनल है, ऐसे है, इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, जिसमें 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड, यहाँ भी मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम, आई थिंक आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम में इंडिया लेवल पर रैंकिंग होगा आपका, और सेल्फ इवोल्यूशन का बहुत अच्छा आपका आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और बैचेस जो आपके हैं, ये 28 दिसंबर से बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बिल्कुल ज्वाइन किए करें। और बिल्कुल इसमें बैचेस जो आपका है फ्रेंड, इसमें प्रीलिम का सिलेबस पूरा कवर करेंगे, टॉप एजुकेटर आपके साथ रहेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, PDF वगैरह सारा आपको मिलेगा, डाउट क्लिंग सेशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। उसी तरह से आपका फ्रेंड, आपका एक्सपीडिशन बैच आपका 3 है, 2021 के लिए है और 2022 के लिए है, 2023 के लिए भी है। उसी तरह से लक्ष्य बैच आपका फ्रेंड है 21 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए, बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपका फ्रेंड है, जिसके अंतर्गत आपका GS और ऑप्शनल लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कॉम्बो प्राइस में, तो इसमें आप ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्लस में अगर आप लेते हैं ऑप्शनल के साथ, तो 70,153 है फी आपका, ये है, लेकिन आपका ये फी है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरह से आइकॉनिक में आपका फ्रेंड है तो 88,705 में आपको 1 ईयर का हो जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें फ्रेंड, ठीक है। और बिल्कुल यूपीएससी क्रैक करें। आइकॉनिक प्राइस जो है हाइक होने वाला है, तो जल्दी ज्वाइन कर लें। अपने पर्सनल कोच आपको गाइड करेंगे, मेन टेस्ट सीरीज है, प्लानर के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, बूस्टर सेशन होगा, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, राइटिंग स्किल सेशन होगा, और बिल्कुल इनोवेटिव कंटेंट वगैरह आपको दिया जाएगा। तो अनअकैडमी नो डाउट बिल्कुल एक्सपेक्टेकुलर है, अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिल्कुल ज्वाइन करो। अब वेट नहीं करो, अगर वाकई सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, और मेरे कोड का यूज करो RKS10। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, और देन फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन पे बात किया था। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018 का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड।
तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये पखुई टाइगर रिजर्व वगैरह सब मैंने आपको बता दिया था, काफ़ी चर्चा में भी था, स्नो लिपर्ड वगैरह सारा आपका हो गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड, हम लोग आज बात करेंगे चीता, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, तो इसके बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे देखो, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है ना? तो ये 2 दिन जो क्लास हमारी होगी, मतलब वीक में अगर देखा जाए, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है? और ये है आपका फ्राइडे, सैटरडे। तो आपको शेड्यूल जानना चाहिए, तो मंडे, ट्यूसडे को हम लोग एनवायरनमेंट का करंट करेंगे, एनवायरनमेंट का करंट अफेयर। और वेडनेसडे, थर्सडे को हम लोग करेंगे फ्रेंड, पॉलिटी का करंट करेंगे, जो इंडियन पॉलिटी में जो करंट डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। और फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, फ्राइडे, सैटरडे को हम लोग बात करेंगे आपका इकोनॉमी में जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? इकोनॉमी में करंट डेवलपमेंट हो रहा है। और एक आपका रहता है संडे। तो संडे को जो क्लास होगी, ये मैराथन क्लास होगी और 3 घंटे की क्लास होगी संडे। संडे की जो क्लास होगी, मैराथन क्लासेस होंगी, और इसमें मैं किसी विषय को, जैसे कभी ज्योग्राफी ले आया, कभी इन्वायरमेंट ले आया, कभी इकोनॉमी ले आया, ठीक है? कभी पॉलिटी लेके आ गया, तो जो भी करंट आपका होगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, तो ये मेरा प्लान है। बाकी ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका 3 बजे से डेली चल रहा है, मंडे टू सैटरडे फ्रेंड। और स्पेशल क्लासेस में आपकी इंडियन इकोनॉमी चल रही है डेली 1 बजे से, जो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस होती है, जिसमें मैं रमेश सिंह सिंप्लीफाइड को कर रहा हूँ। और जैसे ही फ्रेंड आपका सारी चीज़ें जो हैं, एमसीक्यू वगैरह भी हर टॉपिक में बिल्कुल कराऊंगा। तो 6 मंथ का बेहतरीन प्लान आपके लिए है। और इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये जो 4 सेक्शन है, इसमें बेहतर तरीके से मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग एफर्टलेस हो, ठीक है ना? आपको बेहतर तरीके से। और ये जो पोर्शन आपका है, जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को देखो, तो आपका करीब करीब 25 क्वेश्चन आपका आता है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के। पॉलिटी में करीब करीब 20 क्वेश्चन आता है फ्रेंड, इकोनॉमी में करीब करीब 20 क्वेश्चन आता है। तो करीब करीब आप 65 पर, जो 65 क्वेश्चन आपका है 100 में से, मैं इतना कवर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जुड़े रहें, ठीक है? बी इन टच। और मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें, मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन गाइडेंस दूंगा फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड चीता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो डेवलपमेंट इसमें है, तो उच्चतम न्यायालय ने अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया अफ्रीका में है, यहाँ से अफ्रीकी चीता को भारत स्थित किसी उपयुक्त हैबिटेट में, एप्रोप्रिएट हैबिटेट में आपका री इंट्रोड्यूस, ठीक है, पुनर्स्थापित करने के लिए, री इंट्रोड्यूस करने हेतु केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान कर दी है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से अफ्रीकी चीता को भारत स्थित किसी एप्रोप्रिएट हैबिटेट में आपका री इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे दिया है, ठीक है फ्रेंड? और पहले ये आपका फ्रेंड था कि इसको ईरान से लाना था, लेकिन ईरान ने फिर ऐसो इस पर ऐसो नहीं दिया इसमें परमिशन। तो और प्रथम बार इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहली बार 2009 में इस योजना को प्रपोज्ड किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब नोट करते चलो। वर्ष 2010 में भारत में चीता की री इंट्रोड्यूस करने को, मतलब पुनर्स्थापना को, केंद्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल के द्वारा, जो एक्सपर्ट पैनल के द्वारा गठन किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल क्रीम आपके लिए निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है? जो एकदम एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पैनल के द्वारा फ्रेंड, जो 2010 में गठित हुआ था, तो चीता के री इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका कूनो कूनो पालपुर, ये कूनो पालपुर जो आपका है फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है? कहाँ पर आपका है? कूनो पालपुर जो आपका है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद रखिएगा, क्या है? कूनो पालपुर, मध्य प्रदेश। एंड दूसरा है वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, गुजरात। ये कहाँ पर है? कूनो पालपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो आपका कूनो पालपुर जो आपका है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। और नोट करते चलें फ्रेंड। और दूसरा जो आपका है वेलावदार जो आपका है नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है फ्रेंड।
और उसके बाद आपका ताल छापर, ठीक है ना, ताल छापर जो आपका है, ये अब जो सेंचुरी आपका है ये फ्रेंड आपका है राजस्थान में, ठीक है ना। तो इसको दोनों तीनों में से चयनित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि जो चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्थान विकल्प के तौर पे थे, तो कुनो पालपुर मध्य प्रदेश, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एंड ताल छापर सेंचुरी राजस्थान। बट इसमें सेलेक्ट किसको किया गया फ्रेंड, इसमें सेलेक्ट किया गया है आपका कुनो पालपुर को, इसमें है सो कुनो पालपुर अभ्यारण्य जो है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उसको वरीयता दी गई है। और आपको पता होगा फ्रेंड कि कुनो पाल जो मध्य प्रदेश जो है इसमें टाइगर में पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वृद्धि अगर कहाँ पर हुई है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई है, तो टाइगर की तो मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है ना। तो और चीता जो आपका फ्रेंड है, चीता जो आपका है एक की स्टोन प्रजाति है, ठीक है, की स्टोन प्रजाति मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, जब मैं आपको बेसिक बता रहा था कि की स्टोन प्रजाति क्या होता है, वैसी प्रजाति जिस पर बहुत सारे लोग निर्भर रहते हैं। अगर उस प्रजाति का अगर एक्सटिंक्ट होता है तो बहुत पूरे बायोडायवर्सिटी पर इम्पैक्ट होता है। तो चीता जो आपका है शुष्क झाड़ीनुमा वनों और सवाना क्षेत्रों की एक की स्टोन प्रजाति है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसे वर्ष 1952 में ऑफिशियली, इसे वर्ष 1952 में ऑफिशियली भारत में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1952 में इसको एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, विलुप्त घोषित किया गया था। और ये सबसे प्राचीन बिग कैट प्रजातियों में से एक है। क्या है, बिग कैट प्रजातियों में से एक है ये। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। और यह विश्व का सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है, ठीक है ना, तो मैमल है। तो सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला स्थलीय स्तनपायी है। और आयुसीएन स्टेटस क्या है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आयुसीएन स्टेटस क्या है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, मैं फिर भी आपको एक बार अलग से बता दूंगा। आयुसीएन जो स्टेटस आपका है उसमें अफ्रीकी चीता को वल्नरेबल एवं एशियाई चीता को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। मतलब जो अफ्रीकी चीता है फ्रेंड उसको वल्नरेबल रखा गया है, और जो एशियाई चीता है, एशियाटिक चीता जो है उसको क्या रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। तो ये इंफॉर्मेशन है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज मैं बहुत ही ज्यादा आपको रोचक जानकारी देने वाला हूं, और परीक्षोपयोगी है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब मजे से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो आप, तो इसमें खूब ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इसको नोट करते चलना है, समझते चलना है। मैं बार बार बोलता हूँ फ्रेंड आपको कि आपको चीजों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आराम आराम से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सब लोग आप उसको नोट करते चले। ये प्रश्न जो है, ये जो आपका है एक सींग वाले जो विशाल गेंडे हैं, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका वन हॉर्न्ड राइनोस जो आपका है, इंडियन राइनो जो आपका है बहुत फेमस आपका है, काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर विशेष राइनो सुरक्षा बल, ठीक है, तो विशेष राइनो सुरक्षा बल के जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, उनको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में डिप्यूट किया गया है फ्रेंड, उनको डिप्लॉय किया गया है। तो विशेष राइनो सुरक्षा बल के जो कार्मिक हैं उनको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में डिप्लॉय किया गया है, डिप्यूट किया गया है फ्रेंड। और टाइगर रिजर्व में ध्यान दीजिएगा, टाइगर रिजर्व में गेंडो जो राइनो है इसका जो इलीगल जो अवैध शिकार को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, तो टाइगर रिजर्व में जो गेंडे हैं उनके अवैध शिकार को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से इस बल का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 2015 में, ठीक है, 2015 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद होगा फ्रेंड। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, उसके सिफारिशों पर इस बल को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के ऑथोरिटी, मतलब ये जो ऑथोरिटी है उसके आधार पर यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, ठीक है ना। और एक सींग वाला जो गेंडा आपका फ्रेंड, ये एक सींग वाला जो गेंडा है या जो भारतीय गेंडा है, ये राइनो की प्रजातियों में सर्वाधिक बड़ी प्रजाति है। क्या है? सर्वाधिक बड़ी प्रजाति है। और ये मेनली जो आपका है ये नेपाल का एरिया है, भूटान है, पाकिस्तान है और भारत में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक सींग वाला जो गेंडा है या भारतीय गेंडा जो राइनो की प्रजातियों में सर्वाधिक बड़ी प्रजाति है, और ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत में पाई जाती है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, नेपाल में, ठीक है, भूटान में, पाकिस्तान में और इंडिया में, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी प्रजाति है। और भारत में जो गेंडे हैं अभी आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सब इंफॉर्मेशन को नोट करते चलो फ्रेंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में एंड असम में। सबसे ज्यादा कहां पर अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो सबसे ज्यादा कहां पर है फ्रेंड, तो असम में है, ठीक है ना। असम में सबसे ज्यादा है। और भारत की जो कुल गेंडों की आबादी का करीब करीब 91% जो है वो असम में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका बनता है फ्रेंड। और ये कहां पर मुख्य रूप से है, तो मुख्य रूप से आपका क्या है फ्रेंड, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में है। आईयूसीएन स्टेटस अगर देखेंगे हम लोग, आईयूसीएन में क्या इसका स्टेटस है, तो वल्नरेबल है। क्या है? वल्नरेबल है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एक तो आपका वल्नरेबल है, और दूसरा जो आपका है 1972, आपको याद होगा मेरे भाई, मैंने आपको बता रखा था 1972 में आपका किसमें है, तो आपका अनुसूची 1 में है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अनुसूची कितनी है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये 6 अनुसूची में से किसमें है, 1 में रखा गया है। ये 1-2 अनुसूची क्या है, 3-4 क्या है, 5-6 क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड। और भारतीय गेंडों, जो इंडियन राइनो जो है, तो भारतीय गेंडों का जो शिकार होता है फ्रेंड, ये इनका एक सींग जो आपका होता है, जो ये हॉर्न होता है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, इंडियन राइनो विजन 2020, नोट करते चलो, बिल्कुल प्रश्न एकदम बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्निंग टॉपिक है सब। ये वर्ष 2020 तक असम में विस्तृत जो 7 संरक्षित क्षेत्रों में एक सींग वाले गेंडों की जो प्राकृतिक आबादी है, जो प्राकृतिक आबादी है, उसको कम से कम 3000 तक करने हेतु एक इंपॉर्टेंट एफर्ट है, जिसे कब शुरू किया गया था, 2005 में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि 2005 में ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और इसमें कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो 7 संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया था। नाम क्या है, विजन 2020 इंडियन राइनो। कब शुरू किया गया, 2005 में। कितना बढ़ाना है फ्रेंड, तो 3000 तक इसको बढ़ाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और असम के जो काजीरंगा है, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की लगभग 70% राइनो की आबादी पाई जाती है। विश्व की, आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड, कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें वर्ल्ड की 70% राइनो की आबादी पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से नोट करें और बिल्कुल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करें फ्रेंड। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, ये भी अति अति महत्वपूर्ण, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए और उसके सुरक्षा करने के लिए 33.85 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और भारत में इनकी आबादी केवल 130 रह गई है। कितनी है, 130 रह गई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए, उसके सुरक्षा करने के लिए, उसके सेफगार्ड के लिए 33.85 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और मात्र इनकी आबादी जो है 130 रह गई है, बहुत कम रह गई है। अब लोकेशन क्या है, अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे फ्रेंड, तो ये मध्य भारत में,
ये मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में, ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक पक्षी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहो, इससे आपका डायरेक्शन सही रहेगा फ्रेंड। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे तरीके से देखो। भारत में इस प्रजाति के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर प्रश्न बनना शुरू हो गया। भारत में इस प्रजाति के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से फ्रेंड? आपका डेजर्ट नेशनल पार्क कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर आपका है? राजस्थान में, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? नलिया, ठीक है, नलिया कहां पर है? गुजरात में है। उसके बाद क्या है? वरोरा, ठीक है, बरोरा कहां पर आपका फ्रेंड है? महाराष्ट्र में। और आपका क्या है? बेल्लारी, बेल्लारी आपका मिनरली रिच भी है बेल्लारी, ठीक है, कहां पर आपका है? कर्नाटका में, ठीक है ना। तो भारत में इस प्रजाति के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, भारत में इस प्रजाति के जो महत्वपूर्ण स्थल है फ्रेंड, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, नलिया गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र में और बेल्लारी कर्नाटक में, याद रखना है, ठीक है। मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में और पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक पक्षी है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड कि राजस्थान में अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, तो इसकी आबादी किस राज्य में सर्वाधिक है? तो आपको क्या बताना है? राजस्थान में इसकी आबादी सर्वाधिक है और यह प्रजाति हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विलुप्त हो चुकी है। तो राजस्थान में इसकी आबादी सर्वाधिक है, ये आप नोट कर लो भाई मेरे, कॉपी पेन लेके बैठो यार, तभी मजा आएगा। तो राजस्थान जो आपका है फ्रेंड, तो राजस्थान में इसकी आबादी जो है, इसकी आबादी सर्वाधिक है। किसकी भैया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी सर्वाधिक कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना। और हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में किसमें रखा गया है? अनुसूची 1 में। टोटल अनुसूची कितना है? 6 है। किसमें है? अनुसूची 1 में। आईयूसीएन स्टेटस क्या है फ्रेंड इसका? आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये और भी इंपॉर्टेंट आपका है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का राजकीय पक्षी है। और जो डेजर्ट नेशनल पार्क है फ्रेंड, ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जैसलमेर का जो डीएनपी है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट क्या चलाया गया है? गोडावन प्रोजेक्ट इसमें चलाया गया है फ्रेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है फ्रेंड? आपका गोडावन। ये ध्यान रखिए, भूलना नहीं है भैया, मेरे क्लास में भूलना मना है, ठीक है ना। तो डीएनपी कहां पर है फ्रेंड? डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? जैसलमेर में है। एक एक लाइन, एक एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। तो जैसलमेर का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डीएनपी। वेयर इज लोकेटेड? इन जैसलमेर। इनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट गोडावन प्रारंभ किया गया है। क्या चलाया गया है फ्रेंड? प्रोजेक्ट गोडावन प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सीएमएस बता चुका हूं, सीएमएस बता चुका हूं, याद रखो। मेरे प्लेलिस्ट में देखो, पर्यावरण के सारे, अगर मेरे सारे पर्यावरण के प्लेलिस्ट को देखो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटेड है, बिल्कुल गारंटी है फ्रेंड। तो सारे प्लेलिस्ट को देखो, एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसमें देखो सारे प्रश्न बनेंगे। जबरदस्त तैयारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की होगी, अलग अलग एंगल से मैंने पढ़ाया है फ्रेंड। तो बिल्कुल सारे जो प्लेलिस्ट है मैं टेलीग्राम पे आज ही डाल दूंगा, आप उसको देख लेना, तो सारे आपको मिल जाएंगे उसमें, सारे वीडियो का लिंक उसमें रहेगा। और उसमें देखो मैराथन सेशन वगैरह भी लिया है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका फ्रेंड है, ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, सीएमएस ऑलरेडी बता चुका हूं।
तो सीएमएस के जो पक्षकारों के सम्मेलन में इंडेंजर्ड प्रवासी पक्षी घोषित किया गया, किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका फ्रेंड है, ये एंजेंडर्ड प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी स्पेसीज घोषित किया गया। इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड घोषित किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो सीएमएस के द्वारा किया गया है। सीएमएस क्या है फ्रेंड? तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बता चुका हूं, नोट कर लो। और उसके बाद फिर आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है, ये जो टॉपिक आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें क्लासेस आपकी चलते रहेंगे फ्रेंड। तो यूपीएससी का 2021 जो आपका है उसके लिए इन्वायरमेंट का, पॉलिटी का और आपका ज्योग्राफी से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट होगा वो बताऊंगा, इकोनॉमी भी साथ में। तो 4 सेक्शन में लगातार आपको बताते रहूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा राज्य के सिरुगप्पा तालुका के एक विशाल भूक्षेत्र को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। कर्नाटक सरकार द्वारा, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंड इसमें किया गया है, तो इसको बिल्कुल आप लोग नोट कर लोगे। और कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सिरुगप्पा तालुका के एक विशाल भूक्षेत्र को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड, ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक जो है आज मैं लेके आया हूँ जबरदस्त, सब लोग नोट करते चलो। और बिल्कुल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अनावश्यक चीजें मैं बिल्कुल अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा फ्रेंड। तो उड़ीसा वन विभाग द्वारा ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो ओडिशा वन विभाग द्वारा ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए राज्य के गहीर माथा, कितना फेमस है आपको पता होगा, प्रश्न पूछा जाता है। राज्य के गहीर माथा समुद्री वन जीवन अभ्यारण्य में मत्स्यन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो गहीर माथा जो समुद्री वन जीवन अभ्यारण्य है, वहां पर फिशिंग को क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है। टॉपिक क्या है? ओलिव रिडले टर्टल, मतलब कछुआ, ठीक है ना। और उड़ीसा में स्थित है, कहां पर है? वेयर इज लोकेटेड गहीर माथा? तो इन उड़ीसा में स्थित गहीर माथा को ओलिव रिडले कछुओं की विश्व की सबसे बड़े नेस्टिंग स्थल के रूप में जाना जाता है। नेस्टिंग मतलब जहां पर वो अपना प्रजनन कार्य करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ सकता है फ्रेंड कि उड़ीसा में जो गहीर माथा है, उड़ीसा में गहीर माथा में ओलिव रिडले कछुओं की विश्व की सबसे बड़ी जो नेस्टिंग स्थल के रूप में जाना जाता है। और बड़े बड़े जो ट्रॉलर होते हैं फिशिंग के लिए, या नाव चलाने वालों को सागरीय तट के 20 किलोमीटर के भीतर मछली न पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया है, ठीक है ना। तो सागरीय तट के 20 किलोमीटर के भीतर मछली न पकड़ने के लिए क्या किया गया है? गाइडलाइंस दिया गया है फ्रेंड। और ऑलिव रिडले टर्टल जो आपका है, ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों में उष्ण जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड? ये कहाँ मिलते हैं? तो ओलिव रिडले टर्टल जो आपका है, ये आपका प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में एंड हिंद महासागर में ये पाए जाते हैं। और ये उष्ण वाटर में, वार्म वाटर में भी ये पाए जाते हैं फ्रेंड। तो गहीर माथा उड़ीसा याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नेस्टिंग स्थल के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। और आईयूसीएन में क्या है? आईयूसीएन में रेड लिस्ट द्वारा किस श्रेणी में आपका है फ्रेंड? तो ये वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। और इन्हें कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किया गया। किसमें? परिशिष्ट 1 में इसको सम्मिलित किया गया, परिशिष्ट 1 में इसको सम्मिलित किया गया है फ्रेंड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आपके आज के सारे टॉपिक जो हैं बड़े ही जबरदस्त हैं। उसी तरह से देखते हैं फ्रेंड, अगला जो आपका है ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स। इसके अंतर्गत क्या है कि देश में जो पक्षियां हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी जो डायवर्सिटी है, देश में पक्षियों की जो विविधता है और उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उनका जो हैबिटेट है और उनका जो परिदृश्य है, पर्सपेक्टिव के संरक्षण के लिए विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020 से 2030 का प्रारूप जो है पब्लिक डोमेन में रखा है, ठीक है ना। तो देश में पक्षियों की जो विविधता है और उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका संरक्षण करने के लिए
ठीक है फ्रेंड। विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020-30 का प्रारूप जो है पब्लिक डोमेन में जो है रखा गया है। और इसमें देख सकते हैं बर्ड स्पेसीज में आपका, तो बर्ड स्पेसीज इन नंबर में, नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज इन इंडिया, ठीक है, करीब करीब 1317 है। नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज, नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज इन इंडिया 1317 है। और नंबर ऑफ स्पेसीज एंडेमिक टू इंडिया 72 है। नंबर ऑफ स्पेसीज क्लासिफाइड एज थ्रेटेंड, मतलब जिसमें खतरा है, करीब करीब 100 है। अब नंबर ऑफ स्पेसीज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड करीब करीब 20 है। नोट कर लो मेरे भाई सबको। नंबर ऑफ स्पेसीज फॉल अंडर रेयर कैटेगरी ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन, ठीक है ना, 270, 21% ऑफ टोटल बर्ड स्पेसीज इन इंडिया। बर्ड स्पेसीज कैटेगराइज्ड एज रेयर, इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड, ठीक है, रैप्टर्स, ठीक है, आपका पेसंथ, बस्टर्ड, हॉर्नबिल, ठीक है, क्रेन, स्ट्रॉक एंड अदर है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपका है पीडीएफ में दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका फ्रेंड, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इतने सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है बर्ड स्पेसीज के बारे में। और प्रोग्राम कौन सा है, विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020 से 2030 तक का प्रारूप जो है इसको बनाया गया है। यह भारत की जो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के सहायक के रूप में, ठीक है, ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स, ये पक्षियों संबंधित है, और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के सहायक के रूप में है। इसमें पक्षियों और उनका जो हैबिटेट है, जो बर्ड्स हैं उनका जो हैबिटेट है, उसके सेफगार्ड्स के लिए कई संरक्षण क्रियाकलापों को संचालित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। और इसमें इंपॉर्टेंट जो प्लान के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आपका चयनित भूभागों में पक्षी संरक्षण है, मतलब सेलेक्टिव एरिया में बर्ड कंजर्वेशन। दूसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षियों के लिए प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम है, मतलब जो बर्ड्स के लिए जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं उनके लिए स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम है। प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसी बर्ड्स है। कार्यान्वयनकारी एजेंसियां हैं जो इम्प्लीमेंट कर रही हैं एजेंसियां, उनका उनको ध्यान रखना, ठीक है। और महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र में अगर देखा जाएगा फ्रेंड, इसी के अंतर्गत कि आपका आईबीए एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के समुच्चयों के माध्यम से की जाती है, जो पक्षियों की आबादी के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें वर्तमान में संपूर्ण विश्व में 12,000 से अधिक आईबीए स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 12,000 आईबीए स्थल हैं। कितने फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में 12,000 आईबीए स्थल हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आईबीए स्थल क्या होता है, आईबीए स्थल होता है आपका फ्रेंड इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बर्ड्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी एरिया, ठीक है ना। तो ये आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है फ्रेंड, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जाता है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये चलाया जाता है, ठीक है ना। और पूरे वर्ल्ड में कितना है, 12,000 है आईबीए स्थल, तो ये ध्यान कीजिएगा। और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आपका है फ्रेंड। और इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में जो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, ये आपका एमओएफ एनसीसी के अंतर्गत आपका है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। और एसएसीओन का लक्ष्य जो है वो भारत की जैव विविधता, मतलब सलीम अली जो आपका कंजर्वेशन जो क्षेत्र आपका है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और संधारणीय उपयोग में सहायता करना। और ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कहाँ पर है ये आपका, कोयम्बटूर तमिलनाडु में आपका फ्रेंड है, ठीक है ना। और इसके ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है।
और काफ़ी उत्कृष्ट केंद्र है ये, और MOEF-CC के अंतर्गत एक ये केंद्र है, और ये कहाँ पर आपका है? ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु। सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु। ये राजस्थान की जो सांभर झील है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैंने खुद ही पढ़ा है। राजस्थान की जो सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण, एवियन बोटुलिज्म के कारण हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। और ये जो आपका फ्रेंड है, ये क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है। ये जो आपका है, हाँ, एवियन बोटुलिज्म जो आपका है, उनकी मृत्यु का जो कारण है फ्रेंड, एक वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम। क्या है आपका? ठीक है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम जो है, उसके कारण राजस्थान के सांबर झील में बहुत सारे जो माइग्रेटरी स्पेसीज हैं, जो दूसरे जगह से आते हैं फ्रेंड यहाँ सांबर झील में, तो उनका डेथ हुआ है। और किसके कारण हुआ है, प्रश्न पूछा सकता है, कौन सा जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण हुआ? तो क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम के कारण हुआ है, ठीक है ना। और ये करता क्या है? ये जो आपका क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम है, ये नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है, जो बर्ड्स होते हैं। और सांबर झील में जो बीओडी आपका है, जो ऑक्सीजन मांग होता है, ठीक है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो आपका होता है, बीओडी बोलते हैं आपका। तो जैविक ऑक्सीजन मांग जो होता है, वो निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गई थी, मतलब एक्चुअली ज्यादा ऑक्सीजन, जितना डिमांड उसका बढ़ गया था, और क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम के प्रसार को बढ़ावा मिला। उसके कारण क्या हुआ, मतलब बीओडी आपका डिमांड ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो उसके कारण क्या हुआ, ये बैक्टीरिया का फैलाव हुआ, ये जीवाणु का फैलाव हुआ, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम का प्रसार हुआ। और क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम जो है उष्मारोधी होते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद ये जो टॉक्सिक चीजों को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिक चीजों को ये रिलीज करते हैं, ठीक है। और सांबर जो लेक है, इसके बारे में फ्रेंड मैंने काफी डिटेल में आपको बता रखा है, ऑलरेडी आपको पता होगा। और यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी इनलैंड आपका लवणीय झील है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको, ये जो आपका सांबर झील है फ्रेंड, ये वेटलैंड आपका रामसर वेटलैंड है, याद रखिएगा। और रामसर के बारे में मैंने काफी डिटेल आपको ऑलरेडी बता रखा है फ्रेंड, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और आर्किया जो है, राजस्थान की लवणीय झील सांभर में एक नई आर्किया, एक प्रकार का माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, उसकी खोज की गई है, आर्किया की, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं फ्रेंड यहीं तक रखूंगा, और फिर मैं आपको डेली शाम को 5 बजे मिलता हूं। तो फिर मैं आपको शाम को 5 बजे मिलूंगा फ्रेंड, और नई चीजों को फिर लेके आऊंगा। इसके बाद की जो चीजें हैं, इसको लेके आएंगे। और आई थिंक आप लोग सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे फ्रेंड। तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, टाइगर एस्टीमेट के बारे में पढ़ा फ्रेंड, 2018 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 4 साल में रिपोर्ट आपका आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर की वृद्धि हुई है, और कर्नाटक में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में क्या इसका कितना ग्रोथ हुआ है। और 3 मैंने बताया था फ्रेंड कि बक्सा, दम्फा और पलामू में टाइगर रिजर्व में कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। 2018 का आंकड़ा है, अब 2022 में आंकड़ा आएगा फ्रेंड। एम स्ट्रिप्स मैंने आपको बताया था, एम स्ट्रिप्स आपको याद होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद आपको मैंने आपका CATRAT जो है, इसके बारे में बताया था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ फ्रेंड। SCCR के बारे में बताया था, साइटोक्रोम बी मार्कर के बारे में बताया था। और बाघ परियोजना आपका 72-73 में आपका ये किया गया, इन सिटू कंजर्वेशन था फ्रेंड, तो आपको याद होगा। NTC आपका जो है, NTC राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, वो 2006 में जो है इसको स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और रॉयल बंगाल टाइगर में मैंने आपको बताया था, इसका जूलॉजिकल नाम था आपका पैंथेरा टाइग्रिस आपका नाम है। और विश्व की कुल बाघ आबादी का 80% भारत में पाया जाता है। IUCN स्टेटस क्या आपका है, इंडेंजर्ड है, आपको ध्यान होगा फ्रेंड। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपका 1972 का जो अधिनियम है, उसमें अनुसूची 1 में है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में है। इसको खतरा किससे होता है, तो नेचुरल हैबिटेट को अगर कोई क्षति पहुंचा रहा है,
इलीगल हंट, आपका अवैध शिकार हो रहा है, वन्य जीव अपराध हो रहा है, मानव पशु संघर्ष हो रहा है, इसके कारण होता है फ्रेंड। मैंने आपको टाइगर कॉरिडोर के बारे में बताया था, 32 प्रमुख गलियारों का मैंने मैपिंग आपको बताया था फ्रेंड। बाघ गलियारा जो होता है आपका एक हैबिटेट का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वो मुक्त आवागमन कर सकते हैं, सब चीज बता चुका हूं मैं। 6 भागों में इसको बांटा गया था, सॉरी 4 भागों में बांटा गया था। शिवालिक पहाड़ियां, गंगा के मैदान में 3 गलियारे, मध्य भारत और पूर्वी घाट में 11 गलियारे, पश्चिमी घाट में 8 गलियारे एवं पूर्वोत्तर में 10 गलियारे। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना मैंने बताया था फ्रेंड, ये कहां पर है, नल्लामलाई पहाड़ी में अवस्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे बड़ा कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। तेलंगाना जो है, तो अमराबाद में अनुसूचित जनजाति भी एक पाई जाती है, ट्राइब्स पाई जाती है, चेंचू जनजाति, इसकी जनसंख्या जो है यहाँ पे काफी ज्यादा है, ये सब बता चुके हैं। पखू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर 40 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रूट बनाया जा रहा है, इसको लेके ये चर्चा था फ्रेंड। और नदी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो मैंने आपको बता दिया था। स्नो लिपर्ड के बारे में आपको बताया था फ्रेंड कि ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन कार्यक्रम की संचालन समिति की चौथी बैठक में भारत में जो स्नो लिपर्ड है उसकी आबादी हेतु प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और जीएसएलपी जो कार्यक्रम है आपका फ्रेंड, ये 12 राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी संगठन है, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और स्नो लेपर्ड जो आपका है, ये 1972 के शेड्यूल 1 में आपका है। आईयूसीएन स्टेटस क्या आपका है, तो वल्नरेबल है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है साइट्स हैं, साइट्स में भी और आपका सीएमएच 1 में आपका लिस्टेड है, ठीक है। भारत में जो स्नो लिपर्ड आपका फ्रेंड है, ये हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर और 5400 मीटर के मध्य पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो आपका है, ये हिम तंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको करा दिया था फ्रेंड। चीता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया आज कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है परमिशन दिया है इंडिया को कि आपका इसका री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अफ्रीका से कर सकते हैं। पहले ईरान के साथ था, ईरान के साथ बात नहीं बन पाई। 2009 में इस योजना को प्रपोज किया गया, 2010 में री इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया फ्रेंड। और इस पैनल के द्वारा आपका 3 क्षेत्रों को चुना गया, कुनो मालपुर एमपी, बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और ताल छापर सेंचुरी राजस्थान। बट इसमें सेलेक्ट किसको किया गया, कुनो पालपुर को सेलेक्ट किया गया। एक की स्टोन प्रजाति है आपका, और 1952 में इसको विलुप्त एक्सटिंक्ट बता दिया गया है और बिग कैट प्रजातियों में से एक है। तो और ये सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाली जो है स्तनपाई मैमल्स है, मैमल है। और अफ्रीकी चीता को फ्रेंड, जो अफ्रीकी चीता है ये वल्नरेबल है आईयूसीएन स्टेटस में, और एशियाई चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। उसके बाद आपका एक सींग वाले जो विशाल गैंडे हैं, इसके लिए एक सुरक्षा बल का गठन किया गया है, ठीक है, काजीरंगा में। और ये जो गठन किया गया है फ्रेंड, तो ये एनटीसीए के द्वारा किया गया है। और 2015 में विशेष बल की स्थापना की गई। और एक सींग वाला जो गेंडा जो आपका है, ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत में पाई जाती है। और भारत में गेंडे जो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस 91% जो है वो असम में पाए जाते हैं फ्रेंड। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वल्नरेबल है ये, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम में आपका अनुसूची 1 में है। और इनका जो इनको इसका शिकार जो किया जाता है वो किया जाता है फ्रेंड उनके सींग के लिए, हॉर्न के लिए। एक विजन 2020 जो आपका इंडियन राइनो है, इसको 2005 में स्टार्ट किया गया था। टारगेट क्या था, 3000 राइनो को ये करना। और विश्व में करीब 70% राइनो की आबादी काजीरंगा में पाई जाती है। कितना इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है आपका, और सुरक्षा के लिए 33.85 करोड़ का। और इसकी आबादी जो है आपका 130 है फ्रेंड। और मेनली जो आपका मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक लोकलाइट बर्ड्स है। और महत्वपूर्ण स्थल में आपका डीएनपी आपका हो गया, राजस्थान का नलिया हो गया, वरोरा हो गया और बेलारी हो गया, ये सब बता चुके हैं आपको हम। और राजस्थान में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो राजस्थान में इनकी आबादी जो है सर्वाधिक है। और पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में यह पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। 72 में
एनेक्सर अनुसूची 1 में है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस इसका है। और राजस्थान का ये राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है। और जैसलमेर में आपका डीएनपी पार्क है और वहां पे प्रोजेक्ट चलाया गया है गोडावन। तो ये प्रोजेक्ट वगैरह सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब सारा चीज बता ही दिया। अब नेक्स्ट मिलेंगे फ्रेंड, और मैं कोड मेरा यूज करो यार, एडमिशन वगैरह में RKS10 मेरा कोड है, इसको बिल्कुल यूज करो। और एडमिशन सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तभी आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी, सारी चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है फ्रेंड। तो टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर मैक्सिमम करो यार, ठीक है। प्रोग्राम को थोड़ा सपोर्ट करो, तभी और बेहतर चीज लेके आऊंगा। और उसके बाद फिर आपका प्लस है, आइकॉनिक है, दोनों में से किसी में ले सकते हो फ्रेंड। और आइकॉनिक बट बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती है। और इस रणनीति जो आपको स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए बेहतरीन गाइडेंस आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल है। और बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लें, ज़्यादा फीस नहीं है फ्रेंड, ऑफलाइन के बनस्पत काफ़ी कम फीस है। तो बिल्कुल लें और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है, EMI फैसिलिटी भी है, आप ले सकते हैं। और मिनिमम 2 साल का कोर्स जरूर लें क्योंकि 1 साल एग्जामिनेशन का पैटर्न है और 1 साल आपका है सो एग्जाम के प्रिपरेशन में समय लगता है फ्रेंड। तो इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे नए टॉपिक के साथ। बहुत मजा आने वाला है अभी सारी चीजें फ्रेंड, तो जुड़े रहें, बी इन टच। और हम लोग आगे मिलते हैं। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।